Hello and welcome all of you. So I welcome you on behalf of Shikharam Institute. So today we are going to start with the second chapter of our business studies book, right? So what are the contents that we are going to discuss? First is meaning of principles and principles of management. यहाँ पे हम वो चीज़ समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और साथ में क्योंकि वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दैट मैनेजमेंट इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. बट यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स. सिग्निफिकेंस का मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के. देन फेयोल के, टेलर के अलग अलग प्रिंसिपल्स रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है. देखो, प्रिंसिपल इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, उन चीज़ों को अपन प्रिंसिपल्स बोलते हैं. तो प्रिंसिपल्स तो इन जनरल भी अगर आप देखो तो किसी की लाइफ में भी हो सकते हैं कि मेरे ये प्रिंसिपल है, मेरे सिद्धांत है. तो सेम थिंग गोज विद बिजनेस के लिए या मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं या क्या क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क होते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो प्रिंसिपल क्या होता है? अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट्स एंड एक्शन. गाइडेंस मतलब एक तरीके से आपको एक रास्ता दिखाता है कि ये प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स रेगुलेशंस है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ पर्सन, उसके एथिक्स है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा या कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा. तो वो अपने आप में उसके क्या हो गए, मॉरल वैल्यूज हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए. तो बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में या मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स की बहुत आवश्यकता होती है. देन सो अब हमने प्रिंसिपल समझा कि प्रिंसिपल क्या होता है. अब समझते कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी समझते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. अब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे अलग अलग फेजेस में. तो वो किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम करेगा या क्या उसका रोड मैप होगा, क्या उसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन एंड बिहेवियर दैट इज द गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेज. मतलब एक तरीके से गाइडिंग फोर्स हो जाती है ना. जैसे बिजनेस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं हर कंपनी के, या विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि अपना रोड मैप क्या आगेगा. इन द सेम वे जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो भी एक तरीके से आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको और स्मूदन करता है, उसको और बेटर करता है. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे जरूरी होते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट अपन समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं. ठीक है. सबसे पहली बात, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. देखिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है देयर इज टू थिंग. फर्स्ट इज बीइंग एफिशिएंट एंड सेकंड इज एफिशिएंसी. डिफरेंस क्या हो गया कि एक व्यक्ति ना इफेक्टिव है और एक व्यक्ति अपने काम में एफिशिएंट है. देखिए, इफेक्टिव व्यक्ति को बोला कि यार ये काम तू कर देना तो वो कर देगा, बस खत्म. एफिशिएंट व्यक्ति वो है कि जिसने अगर वो काम जल्दी कर लिया या टाइमली कर लिया तो बचे हुए समय में कुछ दूसरा काम करेगा. तो हमें भी लाइफ में क्या बनना है, एफिशिएंट बनना है. तो इससे क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके पास रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स अगर मेंशन्ड है, उससे आप और ज्यादा क्या बन जाते हो, एफिशिएंट बन जाते हो. सो इससे क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट always serves guidelines for managers to solve problems of diverse nature which increases the efficiency of employee. और ना केवल एम्प्लॉयज की बट इवन मैनेजरियल जो KMPs बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी भी, और इवन बिजनेस में जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको भी ये लोग क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं. तो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज की बढ़ती है, हर वो व्यक्ति जो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसकी एफिशिएंसी इससे बढ़ती है. तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस देखिए, पहला क्या था, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. सेकंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग. किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है समझते हैं. The principle develops a clear understanding of managing an organization effectively. अब देखिए, ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड, सारी चीज अगर मेंशन्ड है तो हमारे लिए चीजों को समझना या कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी ऑलरेडी तैयार होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट, जो अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया कि आप जिस भी बिजनेस में हो, जैसे मान लिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, एकदम से कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोविड जैसी सिचुएशन हो गई तो उसको अपन कैसे डील करेंगे. हालांकि वो तो अपने आप में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट चीजों के लिए फिर भी एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में कैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट. तो सेकंड क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ऑफ द मार्केट, एवरीथिंग, राइट. देन थर्ड, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो वो
अगर उसको काम निर्धारित नहीं है कि भैया आपको ये काम करना है, इतने समय में करना है, उसको क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, या देयर मे बी पॉसिबिलिटी कोई नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको 2 से 3 उस पे लगे, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो वो भी अपने आप में गलत, क्योंकि मैनेजमेंट का तो पैसा लगा है ना, उस सैलरी को तो व्यक्ति को तो सैलरी देनी है, एम्प्लॉय को तो इसी वजह से बेटर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी ठहरा सकते हो। तो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस, द ड्यूटीज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय आर प्री डिटरमाइंड, मतलब उसको पहले से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। देन फोर्थ आता है बेटा इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, इसको रीड करता हूं। द प्रिंसिपल व्यू द इंपॉर्टेंट एंड फोकल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है, मतलब मेजर ऑफ मैनेजरियल एक्शन टू बी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज रियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब है, देखिए आज अपन देखते होंगे कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करती है, क्यों, ताकि एक अच्छी जो उसके पास वर्कफोर्स हो जो वहाँ पे रहे, क्योंकि एक अच्छी वर्कफोर्स नहीं होगी, लोग छोड़ेंगे, रिएट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने आप में बिजनेस के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि हायरिंग करनी है, फिर जो नए लोग आए उनको आपको ट्रेन करना है, बहुत उसमें पैसा खर्च होता है। तो इसके वजह जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से काम करें, वो अपना 100% दें, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, राइट। तो उसको भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप से कवर करते हैं। Then the last, that is direction to managers. Principles of management direct the managers of business to follow the management process in better way. अब ये केवल एम्प्लॉयज के लिए नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनके लिए फ्रेमवर्क है, बट इवन जो मैनेजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी पे हैं, उन लोगों के लिए भी एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम करता है क्या, दीज थिंग्स, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आया होगा और क्यों ये किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हमें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इतनी बात कर ली तो अब कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं। एक हेनरी फ्योल करके पर्सन थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए थे, तो उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स अभी अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। तो पहला उन्होंने बताया डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क क्या होगा, कि काम को डिवाइड कर देना, राइट। अब डिवाइड किस तरीके से करना, जैसे क्या बोल रहा है, दिस मीन्स डिवाइडिंग द वर्क इनटू जॉब्स एंड असाइनिंग दीज जॉब्स टू अ पर्सन हु इज बेस्ट सूटेड फॉर इट। एक काम, कोई भी काम किसी ऐसे व्यक्ति को से कराना चाहिए जो उस काम में एक्सपर्ट है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, उसको आपने फाइनेंस और ऑपरेशन का काम दे दिया, अब वो खुद ही खुश नहीं है, वो सोच रहे मैं जॉब छोड़ता हूँ या काम नहीं हो पा रहा, एफिशिएंट नहीं हो पा रहा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पर्सन किस काम के लिए बेस्ट फिट है, आप उस पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो इससे होगा क्या, सब डिविजन मेक्स ईच टास्क सिंपलर एंड रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर एफिशिएंसी। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सब डिविजन से मतलब काम को डिवाइड करने से काम इजी भी हो जाएगा और लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी काम कर पाएंगे। देन इसके हर चीज एवरीथिंग कम्स विद द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। किसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्कर। क्योंकि सपोज आई एज अ पर्सन, मैं किसी काम में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे वो काम दिया जाएगा तो मैं अपना 100% दे पाऊंगा, बट मुझे ऐसा कुछ काम जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वो काम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं लैग करूंगा या मेरा 100% नहीं दे पाऊंगा, राइट। देन सेकंड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे आप फैक्ट्री या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करो तो प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ेगा, प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि आप जितना आपकी वॉल्यूम है, सेल्स है, उसमें आप थोड़ी सी एफिशिएंसी ला सकते हो बेटर। क्योंकि इफ समवन हु इज एक्सपर्ट इन सेल्स और उसको सेल्स का ही काम दिया तो वो अच्छे से कर पाएगा, बट आपने उसको कहीं दूसरी जगह, मतलब आप समझ पा रहे हो कि उसको अपने काम के हिसाब से एक अच्छा मैनेजर या लीडर वही होता है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसके एम्प्लॉइज से 100% आउटपुट कैसे निकालना। 100% आउटपुट का मतलब ये नहीं होगा उसको एक्सप्लॉइट करना, बट उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना और उसकी जरूरतों को समझना, उस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना। देन उसके नेगेटिव क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू मोनोटोनी। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब यहाँ हो गया कि हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है थोड़ा सा उसके लिए टास्क है ना मोनोटोनी का, मतलब मोनोटोनस हो जाए, क्या रिपीट यार कितने साल हो गए सेल्स ही कर रहा हूँ, कितने साल हो गए ऑपरेशन का काम ही कर रहा हूँ, अब परेशान हो गया, मोनोटोनस वर्क हो गया, कोई रूटीन में कोई चेंज नहीं, तो उसको भी एक नेगेटिव होता है। उस वजह से भी देयर मे बी पॉसिबिलिटी लोग छोड़ देते हैं जॉब, ठीक है। देन इसका सेकंड वाला लैक ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू लेस इंटरेस्ट। अब ये भी प्रॉब्लम है कि अगर किसी काम में आपने डिवाइड तो कर दिया काम, किसी को दे तो दिया, बट वो उस काम में इतना एक्सपर्ट नहीं है, उसको इतना मजा नहीं आ रहा, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और इंटरेस्ट खत्म होगा तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसमें अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है। देन तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था कौन सा, फ्योल का, हेनरी फ्योल का, और उसमें क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना, डिवीजन, सब डिवीजन, वो सारी चीजें। देन द नेक्स्ट थिंग,
सेकंड आता है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बात कर रही है किसी को जिम्मेदारी देना और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से देना कि यार अगर कुछ गलत हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि कैसे इसको सॉर्ट करना है, राइट। सो क्या लिखा है, अथॉरिटी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड इट्स सबऑर्डिनेट्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को बोला है कि तेरे अंडर में 4 लोग रहेंगे, अब वो 4 लोग उसके अंडर में है, सच में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो तब देखा जाएगा जब उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। आपने बोल तो दिया कि ये 4 लोग तेरे अंडर में, बट आप ही उन 4 लोगों से काम कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को अथॉरिटी देने का सेंस क्या है, राइट। तो वो भी काफी बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या लिखा है, अथॉरिटी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब है जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, राइट। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड प्रॉपर्ली इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके नीचे है उसको आपने जो टास्क दिया वो अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है टाइमली काम या अच्छे से नहीं कर रहा तो वो अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और हर चीज मतलब आप किसी व्यक्ति को उतनी ही अथॉरिटी दो जितनी उसको जरूरत है, राइट। आपने किसी को ज्यादा पावर्स दे दी वो उसका मिसयूज कर रहा है, राइट। तो पावर आती है तो थोड़ा सा वो पावर का अच्छे से यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, राइट। अब पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आया कि अपने काम को एक सुपीरियर आदमी क्या कर रहा है, अपने जो सबऑर्डिनेट उनको काम दे रहा है और आप अथॉरिटी दे रहे हो, काम दे रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे। अगर कुछ दिक्कत आई तो यू आर द वन हु विल बी ऑब्लाइज्ड टू कंपनसेट, राइट। देन अब इसके पॉजिटिव या इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सबऑर्डिनेट्स उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो व्यक्ति यहाँ सुपीरियर है उसको भी लगता है कि मैनेजमेंट में उसको तवज्जो दी जा रही है, बिजनेस में उसको तवज्जो दी जा रही है। देन इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब टास्क असाइन करते हैं कि ये काम तुझे करना है, फाइनेंस का काम तुझे देखना है, मार्केटिंग तुझे देखना है, ऑपरेशन तुझे देखना, तो वो फिक्स है। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी मार्केटिंग रिलेटेड तो मैं किससे पूछूंगा, मैं उसी व्यक्ति से जाके पूछूंगा। नेगेटिव मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मैंने एक्सेस अथॉरिटीज गिवन है, मैंने अभी बताया था आपको कि पावर आती है तो पावर के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उसका यूज हो सकता है लेकिन मिसयूज भी हो सकता है, तो मिसयूज वाली बात एक नेगेटिव पॉइंट है। और सेकंड, इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी, मतलब आपको अथॉरिटी पावर इतनी नहीं दी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, बट ये नहीं बोला कि कितनी पावर से, बोले उससे तू कर सकता है बात, बोले मैं तो नहीं कर सकता, फिर आपको काम कैसे दे दिया, तो वो भी काफी बड़ा प्रॉब्लम। तो हर चीज में वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका रेगुलर बेसिस पे क्या होना चाहिए, फॉलो अप भी होना चाहिए। देन थर्ड पे आता हूँ, डिसिप्लिन। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, और एज ए पर्सन इंडिविजुअल की लाइफ में भी डिसिप्लिन जरूरी है, इन द सेम वे बिजनेस के लिए कैसे डिसिप्लिन जरूरी है। क्या लिखा है, डिसिप्लिन मींस द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। अगर ये चीज किसी इंडिविजुअल के लिए लागू होती है कि वो डिसिप्लिन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट अगर उसकी लाइफ पे पड़ता है, तो सेम थिंग गोज विद बिजनेस एज वेल, कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके एम्प्लॉइज डिसिप्लिन नहीं है, आपका मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं है, टाइमली एक्शन नहीं ले रहे, तो उसका इम्पैक्ट ना केवल उन एम्प्लॉइज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, बट इवन पूरे बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, राइट। सो इसका पॉजिटिव एफर्ट्स क्या हो सकते हैं कि डिसिप्लिन के, सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, सब चीज डिसिप्लिन। अब ऐसा फिक्स है कि 10 बजे आना है, 7 बजे जाना है, पंच इन होगा, पंच आउट होगा। अब लोग अपने टाइम के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये सही है कि हाँ 10 बजे का टाइम पहुंचना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई उसकी ट्रैकिंग नहीं है, तो आदमी को 11 बजे आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 12 बजे, तो वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन वर्कर, कॉर्डियल मतलब हेल्दी फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इंक्रीज इन रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेशन का मतलब या गुडविल के सेंस में कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, हर चीज में स्मूथ फंक्शनिंग है, डिसिप्लिन्ड है, सैलरी टाइम पे आती है, हर चीज की बात यहाँ पे की जाए, पेमेंट टाइम होता है, और जो वेंडर्स होते हैं उनको टाइमली पेमेंट होता है, सारी चीजें उसमें आ जाती है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज ड्यू टू इंक्रीज डिसिप्लिन। डिससैटिस्फैक्शन आता है, डिससैटिस्फैक्शन मतलब कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अमंग एम्प्लॉइज ड्यू टू इंक्रीज डिसिप्लिन, अब ज्यादा भी आपके ऊपर रोक टोक लग गई तो उसमें प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए जो मैंने पंच इन पंच आउट का ही बोला, तो उसमें आ गया कि कोई व्यक्ति अगर 10 बजे से 1 मिनट भी लेट आया तो उसकी सैलरी कट जाएगी आधी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। तो डिसिप्लिन होना इज अ गुड थिंग, बट वो कुछ ज्यादा अगर हर चीज में हो जाए तो वो भी एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन सकता है। देन सेकंड, देयर मे बी डिसओबीडियंस
ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉइज। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, तो अगर रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा बनाए गए तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि लोग उसको एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में लेंगे, एंड देयर विल बी पीपल, हालांकि उनकी तादाद कम हो सकती है, लेकिन ये जरूर हाई चांसेस है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड बात करें, नेगेटिव मतलब उल्टी बात करें कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो वाली चीज़ें भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। देन यूनिटी ऑफ कमांड, ये इस वीडियो का हमारा लास्ट स्लाइड है जहाँ पे हम 4th फेयोल्स का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड नाम से समझ आ रहा है कि कमांड मतलब जिस व्यक्ति से हमें डायरेक्शन मिल रहा है या जो व्यक्ति हमें कमांड कर रहा है, हमारा जो बॉस है, वो एक व्यक्ति होना चाहिए। एक का मतलब हो गया कि ऐसे नहीं कि मैं 2 या 3 जनों को अलग अलग रिपोर्ट कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? एक व्यक्ति बोल रहा है आज ये करना है, दूसरा बोल रहा है क्या। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए अपन लोग किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, मान लीजिए महिंद्रा में। अब मैं मान लो बॉस हूँ, फॉर एग्जांपल शॉप फ्लोर मैनेजर, मेरे अंडर में 3 लोग काम करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, महिंद्रा थार के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक को सुबह सुबह आते ही बोल दिया कि आज का अपना टारगेट है 4 गाड़ी बननी चाहिए, दूसरे को बोल दिया 3 बननी चाहिए, और तीसरे को बोल दिया 7 गाड़ी आज की बनानी है। तो अब आप सोचिए, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा कि 4 बनानी है, 3 बनानी है, 7 बनानी है। बात समझ रहे हैं हम? तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 3 गाड़ी बना के रेस्ट कर लेगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 4, और कोई 9 घंटे की ड्यूटी होने के बाद भी काम कर रहा है, क्योंकि क्या है, उसके बॉस ने क्या बोला, 7 गाड़ी आज की बनानी, वो टारगेट है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब कमांड हमेशा एक सिंगल पर्सन से रिसीव हो तो थोड़ा क्लैरिटी रहती है, और उसी से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड शुड बी अकाउंटेबल टू दैट सुपीरियर ओनली। जिससे उसको डायरेक्शंस मिल रहे हैं उसी को ही अकाउंटेबल मतलब उसी को ही जिम्मेदारी एक तरीके से ठहराई जाए। मतलब मुझे कोई व्यक्ति अगर कोई टास्क असाइन कर रहा है तो मेरी जवाबदारी है कि मैं उसी व्यक्ति को क्या करूं, वापस रिपोर्ट करूं कि क्या हुआ है, राइट। अलग अलग लोग अगर कमांड करेंगे, ठीक है, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म्स में प्रॉब्लम हो जाती है, 3 पार्टनर है, कोई व्यक्ति है, तीनों ने अलग अलग काम दे दिया, वो समझ ही नहीं आ रहा उसको करेगा, राइट। तो वो भी चीज़ बात है। पॉजिटिव क्या होता है? नो कंफ्यूजन इन माई माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी है कि हाँ ये काम करना है, वो कर रहा है। इजी फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी गलत हुआ तो इजीली फिक्स किया, तेरी चीज जवाबदारी थी, मैंने तेरे को ये काम दिया था, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस देन इट्स योर प्रॉब्लम। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, तो बिल्कुल बात सही है। सबसे इजी था ये यूनिटी ऑफ कमांड। 4th वाला नेगेटिव इफेक्ट, इंक्रीज इन जेलेसी अमंग्स मैनेजर्स। इंक्रीज इन जेलेसी मतलब किस सेंस में? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों हो पा रहा है, उसको पावर ज़्यादा दे दी, या मैनेजर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 2 मैनेजर है, एक की बात मान ली, उसकी नहीं मानी, तो वो थोड़ा सा जेलेसी वाली, ईगो कॉन्फ्लिक्ट। देन लास्ट इज फॉल इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि उसको केवल होल एंड सोल वो जो उसका सुपीरियर है वही गाइड कर रहा है, उसको कहीं ग्रोथ ऑफ मतलब चांसेस ऑफ और स्कोप ज़्यादा यहाँ पे बच नहीं जाता, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्रिंसिपल समझा कि व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हेनरी फ्यूल के जो टोटल 14 प्रिंसिपल्स है उसमें से 4 प्रिंसिपल हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप द सेशन वाज इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।